नमस्कार और आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सबको पता है, पूरे विश्व में 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है। जिन कदमों को स्कूल की तरफ बढ़ना था, वो कदम फैक्ट्री कारखानों की तरफ बढ़ गए हैं। जिन कदमों को स्कूल की तरफ बढ़ना था, वो फैक्ट्री कारखानों की तरफ बढ़े हैं। और जिन हाथों में पेन और पेंसिल होनी थी, उन हाथों में औजार आ गए हैं। और जिन कंधों पर बस्तों का बोझ होना था, जिन कंधों पर बस्ते रहने चाहिए थे, उन कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ आ गया है। इन सभी परिस्थितियों को दूर करने के लिए पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, ताकि बाल अधिकारों का संरक्षण हो सके। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि जिन कदमों को स्कूल की तरफ बढ़ना था, उन कदमों को वापस से स्कूल से जोड़ा जाए और बच्चों को पढ़ाई से जोड़ा जाए और बच्चों को बचपन में जिम्मेदारियों के बोझ से मुक्त किया जाए, ताकि वो एक सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सके। इन्हीं सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हर साल हम अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं। और इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ में पंचशील जैन साहब मौजूद हैं। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप बाल संबल संस्थान के संस्थापक हैं। 15 साल से आप इस संस्थान को चला रहे हैं और बाल अधिकारों के लिए लगातार आप कार्य कर रहे हैं। साथ ही आपको लंदन से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। सर, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने चर्चा की है कि आज बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये सिर्फ किसी राज्य की, देश की या समस्या नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। प्रत्येक कुछ नई रिपोर्ट्स के मुताबिक हर 10 में से, पूरे विश्व में हर 10 बच्चे हैं, तो उनमें से एक बच्चा जो है वो बाल श्रम से पीड़ित है। क्या कहना चाहिए? ये बहुत ही गंभीर बात है कि बचपन जो होता है बच्चों का, एक हम सभी ये सोचते हैं कि हमारा बचपन कैसा था, और इसको देख के सभी खुश होते हैं कि हम बचपन में ये करते थे, और बचपन की यादें हमारे जहन में हमेशा रहती है। लेकिन उन बच्चों का क्या जिनका बचपन छीन लिया गया हो, और इनका बचपन जो खेलने का, उनका पढ़ने का समय है, उसको उन्होंने कुछ व्यवसाय में धकेल दिया गया हो, या उनसे मजदूरी करवाई जा रही हो, तो उन बच्चों का बचपन छीन लिया जाता है। और इससे मैं सोच रहा हूँ कि घृणित काम दूसरा नहीं हो सकता कि एक बच्चे का जो जीवन, जो उसका खेलने कूदने का समय है, उस समय को हम खेलने कूदने का भी समय है, और जो स्कूल का बैग है वो कंधों पर रहना चाहिए, पढ़ाई में उसको सीखने की बहुत सारी चीजें उनको आगे बढ़ने के लिए जीवन में जो जरूरी होती है, उन सब चीजों को छीन लिया जाता है बच्चों से। तो ये बहुत ही मैं सोच रहा हूँ कि इन बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बताया कि बच्चों के साथ में अन्याय हो रहा है, और इसी अन्याय को मिटाने के लिए और बच्चों के जो बाल अधिकार है उनको जागरूक करने के लिए हर साल हम इस दिवस को मनाते हैं। सबसे बड़ी बात, संविधान में मौलिक अधिकार भी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24 में भी इस चीज का जिक्र है, और उसका कठोरता से सरकारें पालन भी कर रही है, राज्य सरकार भी पालन कर रही है। उसके बावजूद ऐसी क्या मजबूरियां हैं जो वर्तमान में भी बाल श्रम बढ़ता जा रहा है, या हालांकि काफी जगह कमी भी आई है, लेकिन फिर भी उस अनुपात में? देखिए, हमारे संविधान में है, और हमारे हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर बहुत सारे आदेश पारित किए हैं कि बाल श्रम को रोका जाए जी। लेकिन ये अभी भी चल रहा है, और काफी बड़े रूप में चल रहा है। हालांकि सरकार, जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, काफी योजनाएं चला रही है, योजनाएं काफी सारी हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होने में कहीं ना कहीं कोई समस्या है। और मैं सोच रहा हूँ कि ये काम केवल सरकार से नहीं हो सकता। बिल्कुल सही फरमाया। इसमें जन भागीदारी की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और हम सब मिलके, अगर देश के लोग और जो संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, अगर मिलके ये काम करते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। केवल सरकार के ऊपर हमको नहीं रहना चाहिए, सरकार का सहयोग के साथ हमको सहयोग करना चाहिए सरकार को। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन सिर्फ सरकारों का सहयोग ही मायने नहीं रखता है। असली जो शुरुआत है वो घर से होती है। घर वाले कौन से ऐसे लोभ लालच में आ जाते हैं कि अपने बच्चों को कहीं और कमाने के लिए भेज देते हैं? देखिए, कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि घर वाले भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं।
काफ़ी हद तक हैं, और मैं सोचा हूँ गरीबी इसका सबसे बड़ा कारण है जी। और जो बच्चे इस बाल श्रम में आते हैं तो उनके माता पिता को कुछ लालच दे के, कुछ पैसे दे के उन बच्चों को लाया जाता है और फिर उनको मजदूरी में धकेल दिया जाता है। तो गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा मैं देखता हूँ कि अधिकतर बिहार और यूपी के बच्चे भी इस काम में काफ़ी ज़्यादा राजस्थान में देखने को मिलते हैं। हमारे बाल संबल में भी ऐसा कई बार हुआ है कि बाल मजदूरों को रखा गया है लाके, और उन बच्चों से मैंने कई बार बात की, हर बच्चे से। एक बार 40 बच्चे हमारे साथ रहे, 2 महीना तक हमारे पास रहे। फिर वहाँ के श्रम अधिकारी आए, उन्होंने कानूनी कार्रवाई की और फिर बिहार ले गए उनको। तो मैंने देखा कि हर बच्चे के 5-5, 6-6 भाई बहन हैं जी, और उनका परिवार बहुत गरीब है और कुछ उनके पास जमीन भी नहीं है। वो उनके माता पिता भी खेती भी करते हैं तो मजदूरी के रूप में करते हैं। तो गरीबी, और वो उनके बच्चे भी 5-5, 6-6 ऐसे बताया बच्चों ने कि तो होते हैं। तो वो कुछ सभी बच्चों को नहीं पाल सकते तो कुछ को भेज देते हैं, उनको आर्थिक लालच दिया जाता है। और मैंने देखा है उन बच्चों को, मैंने बात की तो वो बच्चे एक छोटी सी जगह में 8-8, 10-10 घंटे काम करते हैं जी। सवेरे 8 बजे उनको लगा दिया जाता है, उनका खाना पीना भी वहीं होता है, वहीं पे वो बैठ के काम करते हैं। और मैंने देखा वो बच्चे ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। जब पलाथी मार के बैठते हैं तो उनके पाँव इतने वैसे ही हो गए हैं कि वो सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। वो सब समय वहाँ बैठ के वहीं खाना खाते हैं। और ये एक तरह से मैं देख रहा हूँ कि वो श्रमिक, बाल श्रमिक ही नहीं है, वो एक बंधुआ मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। बंधुआ मजदूर भी और कुपोषित जिंदगी भी जी रहे हैं। कुपोषित भी जिंदगी जी रहे हैं। उनको क्या खाने के लिए मिलता है उसका भी कोई ठीक नहीं है। जबकि हम देखते हैं कि हमारे कारखानों में इतने सारे नियम हैं, बाल मजदूरी के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट ने नियम बना रखे हैं। हमारे ऑफिसों में ये सारी चीज़ें, व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए, टॉयलेट अच्छे होने चाहिए, वहाँ का वातावरण अच्छा होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। लेकिन इन बाल मजदूरों के लिए कोई भी नियम नहीं है। उनके टॉयलेट भी इतने गंदे रहते हैं। वो बच्चों ने बताया कि वो हमसे ही साफ करवाते थे। तो मैं उन बच्चों को देखा, उन बच्चों के, मैं जब बात कर रहा था तो उनके चेहरे पे इतना गुस्सा, और वो कांप रहा है जी, कुछ बोलना चाह रहा है। मतलब मैंने देखा कि वो बच्चों का मानसिक रूप से इतनी प्रताड़ना हो जाती है कि वो मानसिक रूप से भी विक्षिप्त हो, जैसे कि हो जाते हैं। जी। तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो बच्चे बड़े होके क्या बनेंगे हम नहीं सोच सकते, क्योंकि बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे ये तो खैर भविष्य का प्रश्न है। वर्तमान में क्या बन रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। जब वर्तमान ही ऐसा है तो भविष्य की कैसे, सुनहरे भविष्य की मतलब बात करें? बहुत मुश्किल है। और इन खास करके हमारे देश में बच्चों पे अधिक ध्यान देने की जरूरत है। जी बिल्कुल, आपने जिक्र किया कि बच्चों को पूरी तरीके से उनका पोषण वगैरह नहीं मिलता, लेकिन सर सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर मजदूरी के लिए कारखानों की बात करी जाए, बच्चों को ही क्यों चुना जाता है? क्या वो मजदूरी कम लेते हैं या कुछ और भी कारण है? क्योंकि आप पिछले 15-20 सालों से इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपका जो व्यक्तिगत अनुभव है, जो बच्चों ने आपके साथ में साझा किया, वो कुछ क्या है? देखिए, एक तो सबसे ज्यादा वो बहुत कम पैसे में काम हो जाता है उनका। बच्चों को वो बहुत कम पैसे देते होंगे, शायद हो सकता है उनके परिवार वालों को 1000-1500 रुपया महीने मतलब का डील भेजते सीधी होंगे। परिवार से होती, बच्चों से नहीं होती। हाँ जी। और भी जी, सबसे बड़ा जो कारण है उन बच्चों का कि ये बच्चे अपने माँ बाप के ऊपर भी एक तरह से वो उनको बहुत समझने लग जाते हैं। उनको क्या खिलाएं, खाने के लिए पैसे नहीं हैं जी, और काफी कुछ मुश्किलें रहती है। खैर सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है, लेकिन इन मजबूरियों का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों को इस तरीके से, एक तरीके से सौदाबाजी करें। एक सबसे बड़ी समस्या है जो पूरे विश्व की समस्या है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर। जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है वो लगातार काफी रिपोर्ट्स में आई है कि ये जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, पिछले 5-10 सालों में ये शब्द पहले नया नया था, अब कुछ पुराना सा हो गया है, क्योंकि इतना चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो उसको लेकर भी जो अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, उसने भी पिछले जो दिवस मनाए थे उसमें थीम भी यही थी।
ये है काफ़ी अपने अलग अलग स्टेटों से बच्चे आते हैं, बंगाल से आते हैं, बिहार से, यूपी से आते हैं, और बहुत कड़े नियम हैं सरकार के, बहुत कड़े नियम हैं, फिर भी लोग इसको कैसे अंजाम दे रहे हैं जी। और अलग अलग जगह से बच्चे अलग अलग कामों में लगा देते हैं। और इसमें कुछ बच्चे जो हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं, कालीन बनाना है, चूड़ियाँ बनाना है, ऐसे काम है जो मैंने देखा है ईंट भट्टों पे बच्चे काम कर रहे हैं, जिनके हाथ पांव पूरे मिट्टी में सने हुए हैं, ऐसे बच्चे काम कर रहे हैं। तो इन बच्चों से वो काम इसलिए भी करवाते हैं कि उनको कम, अगर वो मजदूरी में किसी को रखें तो उसको हो सकता है ज़्यादा पैसे देने पड़े, और बच्चों से कम पैसों में भी काम करवा लेते हैं। वो इस छोटे से फायदे के लिए इन बच्चों का जीवन खराब कर रहे हैं जी। तो मैं सोचता हूँ कि बच्चों का बचपन उनको मिलना चाहिए कोई भी हालत में। सरकार और हम सभी को मिलकर ये प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार तो खैर प्रयास कर ही रही है, सबसे बड़ी बात है हम लोगों को मिलकर प्रयास करना चाहिए। और जैसा कि आप प्रयास कर रहे हैं, आप बाल संबल अभियान चला रहे हैं, तो बाल संबल अभियान आप पिछले 15-20 सालों से चला रहे हैं। आपने बताया कि आप एक बिजनेसमैन थे, तो ऐसा क्या कुछ घटित हुआ कि आपने ये करने की ठानी कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों के जो अधिकार है, जो बाल अधिकार है, उन्हीं के लिए मैं काम करूंगा और उन्हीं के जो भविष्य है, उन्हीं का भविष्य को एक नए रूप में आकार दूंगा? देखिए, मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर भी थे और उन्होंने पूरा जीवन समाज सेवा में लगाया। और आप देखिए, आज़ादी के बाद में उन्होंने एक ऐसा बाल मंदिर बनाया। हालांकि वो स्कूल नहीं गए, वो स्कूल जिस दिन गए थे तो उन्होंने देखा एक बच्चे की, एक जो टीचर्स हैं बहुत बुरी तरह पिटाई कर रहे हैं, बच्चा रो रहा है, उनको उसी से इतना घबराहट हो गई कि वो कभी स्कूल गए नहीं जी। हालांकि उन्होंने पढ़ाई इतनी ज़्यादा की, उन्होंने अखबार भी निकाले और बहुत सारे काम किए उन्होंने। और उन्होंने बाल मंदिर बनाया, बालिका विद्यालय सदाशर में बनाया, मोंटेसरी पद्धति से। अच्छा। और उसमें बच्चों की कोई पिटाई नहीं होती थी। और जो होमवर्क जो दिया जाता है, तो पिताजी टीचर्स को बोलते थे कि बच्चों से होमवर्क नहीं, टीचर्स को होमवर्क करके आना चाहिए। मतलब आपको होमवर्क करके आना है कि बच्चों को कल क्या पढ़ाना है, उसका होमवर्क आपको करना है। और आप देखिए, मिड डे मील आज जो चल रहा है, 1950 में उन्होंने बच्चों को वहीं पे नाश्ता की व्यवस्था ही की, फ्रूट्स हैं, कभी नाश्ते की व्यवस्था वहीं रहती थी जी। तो मतलब उनसे आप प्रेरित हुए और फिर आपने, हाँ, चूंकि पिताजी ने कभी व्यापार किया ही नहीं, पूरा जीवन उन्होंने समाज सेवा की और अनेक कार्य किए जी। बालिकाओं के लिए भी बहुत कार्य किए उन्होंने। और जो दलित समाज की एक स्कूल बापा सेवा सदन सदाशहर में है जी, जिसमें बच्चों से एक पैसा भी फीस नहीं लिया जाता था, और दलित समाज के बच्चे वहां से पढ़ के और IAS तक बने हैं जी। तो उन्होंने बहुत सारे काम बच्चों के लिए किए, लेकिन चूंकि उन्होंने कभी व्यापार नहीं किया, तो हमको व्यापार में भी जाना जरूरी था, परिवार की आर्थिक स्थिति, और वो भी एक बहुत अच्छा रहा व्यापार भी। हमने एक चैलेंजिंग आइटम था वो पकड़ा, और तो कुल मिलाकर आपने बाल संबल अभियान को शुरू किया। लेकिन सर, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आप इस अभियान से जुड़े हुए सबसे बड़ी चुनौतियां, बच्चों से ही संबंधित अगर बात करी जाए, तो सबसे बड़ी चुनौतियां क्या कुछ है जो आपको सामना करना पड़ा, और क्या कुछ होने वाली है जिनका सामना करना पड़ सकता है? देखिए, हमारा ये मानना है कि बच्चा जिस भी परिस्थिति में जन्मा है जी, प्रतिभा हर बच्चे में भगवान दे के भेजता है कुछ ना कुछ। और हम चाहते हैं, हम इतने बच्चों को देखते हैं, हम कच्ची बस्तियों में जाते हैं, उनके माता पिता को बोलते हैं कि इनको आप बाल संबल भेजिए। बाल संबल में हम केवल शिक्षा ही, हमारे पास स्कूल भी है, राजस्थान बोर्ड से एफिलेटेड स्कूल है, प्रॉपर उनकी शिक्षा होती है। साथ साथ में हम खेल कूद पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। हमारे 2 बच्चे नेशनल तक खेल के आए हैं, तीरंदाजी से में भील बच्चे हैं जी, तीरंदाजी में वो नेशनल तक पहुंचे जी। और अभी इस साल हमारे साथ वैसे ज़्यादा बच्चे ही हैं, एक बच्ची है जिसने अभी 12th में 94.4% मार्क्स लिए हैं जी। तो बच्चों में प्रतिभा होती है जी, चाहे बच्चे जिस भी परिस्थिति में जन्मे हो, चाहे कितने भी गरीब परिवार में जन्मे हो, उनमें भी प्रतिभा होती है। तो उसको हम खोजें जी। हम बाल संबल में कोई भी बच्चे के ऊपर हम उसको हम नहीं बोलते कि तुमको ये सीखना है, बल्कि हम ये देखते हैं कि उस बच्चे में क्या छुपा हुआ है, वो किस में इंटरेस्ट ले रहा है।
जी बिल्कुल, आपने सही बताया, प्रतिभा किसी भी स्थिति की मोहताज नहीं नहीं। सबसे पहले प्रतिभा को तलाशना और फिर प्रतिभा को तलाश करके उसको तराशना, उसको जो ये काम बाल संबल जी। का हम कर रहे हैं। आगे क्या कुछ आपका फ्यूचर प्लान है, क्योंकि जैसा कि जो बाल श्रम निषेध दिवस है उसकी थीम भी यही है कि प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और काम करना बाकी है, आइए प्रयासों में तेजी लाएं। आपके जो प्रयास है उनमें किस तरीके की तेजी आने वाली है? हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे पास आए। हम कोई भी बच्चे को लेने के तैयार रहते हैं जो आर्थिक रूप से या कमज़ोर होता है या पढ़ नहीं पा रहा है, हर बच्चे को लेने के लिए हम तैयार रहते हैं। और आज हमारे पास 115 बच्चे हैं और धीरे धीरे हम इसको बढ़ा रहे हैं। वो कौन से चार पांच काम जो आप बता सकते हैं कि इन पे काम करना हमें बहुत ज़रूरी है? वो कहते हैं कि अभी तो नापिए मुट्ठी भर ज़मीन, आगे पूरा आसमान बाकी है। देखिए, हम चाह रहे हैं कि हम सभी संस्थाएं भी है और सभी हमारे देश के जो नागरिक हैं, हम बच्चों पे ध्यान दें जी। और हम अगर चाहें, अगर हम 2-2, 5-5 बच्चों को जो बाल मजदूरी करते हैं वहाँ से उनको समझा के उनको छुड़ाएं और उनको हम स्कूलों में भेजें। सरकार ने बहुत सारी सुविधा दे रखी है, स्कूलों में भी ज़्यादा कोई फीस नहीं लगती है। फीस तो बिल्कुल, और हम बाल संबल में तो एक पैसा भी फीस नहीं लेते हैं। 12वीं तक की तो स्कूल की जो फीस है, यहाँ तक कि कॉपी किताबें फ्री में मिल रही है, यूनिफॉर्म फ्री में मिल रही है। फ्री में मिल रही है। सरकार ने काफ़ी कुछ बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मौका दे रखा है, लेकिन हम उसमें सहयोग करें और ऐसे बच्चों को देखें जहाँ पे भी ऐसा हो रहा है उसको रोकने का कोशिश करें। और सरकार को उसके लिए बहुत सारे नियम भी हैं। हम चाइल्ड लाइन को इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर कहीं बाल मजदूरी हो रही है, उनको समझाइश से हम रोक सकते हैं। जी। जो आसपास के थाने हैं या उनको भी हम जरूरत पड़े तो इन्फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन समझाइश से अगर काम हो सकता है तो वो सबसे अच्छा होता है। सर, सबसे बड़ा प्रश्न है कि अगर कहीं पे बाल श्रम हो रहा है, बाल मजदूरी करवाई जा रही है, चाहे कारखाने पे हो, ढाबे पे हो, होटल में हो, तो क्या कुछ स्टेप उठाया जाना चाहिए? जो आम लोग हैं वो उनके पास में क्या कुछ जागरूकता ये सबसे बड़ा है कि हम जागरूक रहें और हम ऐसा कहीं देखें तो हम उसके लिए कोशिश करें। जी। ऐसा नहीं है उसको हम छोड़ दिए, इग्नोर कर दिया, जो हो रहा है। अगर हम उसके लिए कोशिश करें कि इसको हम कैसे इसको रोकें, इस बच्चे का जीवन हम कैसे सुधार सकते हैं, हमारे थोड़े से प्रयास से वो बच्चा बच सकता है, उसको अपना बचपन मिल सकता है। जी। तो हम जागरूक रहें और बहुत सारे गवर्नमेंट के नियम हैं। हम 1098 पे भी फ़ोन कर सकते हैं, चाइल्ड लाइन वालों को इन्फॉर्म कर सकते हैं। हम उनको समझा भी सकते हैं कि इस बच्चे को पढ़ना चाहिए, इसको काम नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ढाबों पे चाय बनाते हैं, बर्तन साफ करते हैं। हम ऐसे बच्चों को जहाँ पे भी देखते हैं हम उनको समझाते हैं और हमने ऐसे बच्चों को, कुछ बच्चों को हम लाने में भी सफल हुए हैं बाल संबल में। जी। लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि जो बच्चों से भिक्षा भी मंगवाई जाती है, हम उनको कई बार समझाते हैं लेकिन वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते हैं, उनके पीछे लोग रहते हैं और उसमें हमको सफलता बहुत कम मिलती है कि जो भिक्षा मांगने वाले बच्चों को हम बाल संबल ले जा पाएँ। जी। तो समस्याएं भी बहुत हैं। बिल्कुल, समस्याएं बहुत है। जैसा कि आपने बताया कि 1098 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने कई पोर्टल भी बनाए हैं, उसके ऊपर भी आप फोटो पोस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा सर, आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हमने कई क्रांतिकारी बदलाव सोशल मीडिया के माध्यम से देखे हैं कि अगर कहीं पे कोई बच्चा काम कर रहा है, उसका वीडियो अगर सोशल मीडिया पे डाला जाता है काम करते हुए, तो तुरंत सरकार की जो एजेंसी है वो भी निगरानी कर रही है और वो भी उनके संज्ञान में आते हैं और तुरंत काम भी होता है। ऐसा ये बहुत बड़ा माध्यम है। आप जो काम कर रहे हो, आपका भी काम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से प्रभावित हुआ है। सोशल मीडिया के कारण ही लोगों में जागरूकता आई होगी कि इस तरह का कोई अभियान चल रहा है, वहां पर हम बच्चों को लेकर जा सकते हैं ताकि बच्चों के भविष्य की एक सुनहरी नींव रखी जा सके। ये सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। इसका सोशल मीडिया का सही उपयोग ही यही होना चाहिए। बिल्कुल। जबकि आजकल उसका दुरुपयोग भी काफी हो रहा है, लेकिन अगर हम इस सोशल मीडिया का सही रूप में अगर उपयोग करें तो बहुत अच्छे काम हो सकते हैं। लेकिन सर, क्या आपको नहीं लगता कि बच्चे जो 9वीं 10वीं की अगर बात करी जाए तो जैसे कि हम विदेशों में अगर हम देखें तो वहाँ पे 9वीं 10वीं क्लास के जो बच्चे उनको व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है, जिससे क्या बच्चों का मन लगा हुआ रहता है और बच्चे जल्दी कमाने के लायक बन जाते हैं। हमारे जो पाठ्यक्रम में हालांकि नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें व्यावसायिक शिक्षा को पूरी तरीके से बल दिया गया है, स्किल डेवलपमेंट का भी किया गया है। तो क्या लगता है आपको कि इससे कहीं ना कहीं जो बच्चा भटक गया रास्ता, वो कहीं ना कहीं सही रास्ते पे आएगा?
नहीं, हम तो ये काम कर रहे हैं बाल संबल में। हम तीनों चीजों पे काम कर रहे हैं। शिक्षा, स्वावलंबन पे भी हम काम कर रहे हैं और संस्कार पे भी काम कर रहे हैं। स्वावलंबन में किस तरीके से? हम बच्चों को सिलाई सिखाते हैं, कारपेंट्री सिखाते हैं, बच्चों को कंप्यूटर की हम ट्रेनिंग देते हैं। हमारे पास कंप्यूटर लैब है। हम बड़े हो जाने के बाद ड्राइविंग भी सिखाते हैं। हमारे यहाँ से निकल के कई ड्राइवर भी बने हैं। तो हम बच्चों को हाथ का काम भी सिखाते हैं, बच्चों की एज के अनुसार। मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं करवाते, उनको पूरा का पूरा कमाने के लायक आप बना देते हैं। जब तक वो 12वीं के बाद में हम उनको संगीत भी सिखाते हैं जी। बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं बच्चे, हारमोनियम बजाते हैं, तबला बजाते हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं। हम साल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम देते हैं। तो इन बच्चों में प्रतिभा छुपी हुई है, इतना अच्छा डांस करते हैं बच्चे। लेकिन सर आजकल बच्चों में एक और चीज है, वो एक कुत्सित प्रवृत्ति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और उनमें जो नशाखोरी है वो भी बढ़ती जा रही है और नशे का जो अवैध कारोबार है वो भी बच्चों के माध्यम से बढ़ता जा रहा है। देखिए, बच्चा कोरा कागज होता है। छोटा बच्चा भगवान का ही रूप हम कह सकते हैं। उसमें जो भी अवगुण आते हैं वो बच्चा देख के सीखता है। मेरे पिताजी हमेशा ये कहते थे कि बच्चों को संस्कार दिए नहीं जा सकते जी। बच्चा संस्कार खुद लेता है और वो जैसा परिवेश देखता है वो वैसा बन जाता है जी। बच्चा जब होता है वो एकदम कोरा कागज है, वो एकदम ईमानदार है, वो बहुत अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो बुराइयां आ रही है वो हमारे परिवेश के कारण आ रही है। वो कहीं न कहीं देख के बच्चा सीखता है, या उसके परिवार से देखता है, या उसके कोई दोस्त ऐसे होते हैं। तो बच्चे तो देखिए बच्चे हैं, उनको हम कोई गलत नहीं कह सकते। बच्चे हमेशा अच्छे ही होते हैं जी। अब बाल संबल में जो बच्चे हमारे पास, कुछ बाल अपचारी भी आए हमारे पास, सरकार ने दिए, लेकिन वो आज इतने अच्छे काम कर रहे हैं जी। तो उसको, बच्चे को कैसे सुधारा जाए, मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चे को हम क्या उस पर काम करें, हर बच्चे को अच्छा बनाया जा सकता है। देखिए, जो शैतान बच्चे हमारे पास आते हैं तो मैं उससे निराश नहीं होता। मैं ये जानता हूँ ये बच्चा शैतान है तो ये बच्चा आगे निकल सकता है जी, क्योंकि वो रिस्क ले सकता है, खतरा ले सकता है। वो बच्चे को अगर सही लाइन पे हम ले आए, जो गलत लाइन पे जा रहा था उसकी ट्रैक अगर चेंज कर दे तो वो बच्चा बहुत काम का हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ट्रैक पे आ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जितनी भी बड़ी स्पीच होती है, उस चाहे 15 अगस्त का देखा, 26 जनवरी का देखा हमने, या और भी कई प्रोग्राम में जब वो स्पीच देते हैं तो सबसे लास्ट में जाके वो बच्चों से मिलते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। हाँ, राष्ट्रपति जी भी बहादुरी का जो कार्य करते हैं उन बच्चों को सम्मानित करते हैं। ये बच्चे दूसरे बच्चों के लिए भी एक मोटिवेशन का कार्य करते हैं। राष्ट्रपति भवन भी गए हैं हमारे बाल संबल के बच्चे, जो बाल दिवस के दिन सब बच्चों को बुलाते थे कोविड से पहले। और जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब थे तब हम बच्चों को लेकर 2 बार गए हैं, बच्चों से उनको मिलवाया बाल संबल के बच्चों से। और काफी हौसला बढ़ता है। राज्यपाल साहब यहाँ पे, उनसे भी हम, कालराज मिश्र साहब से भी मिलवाया बच्चों को जी। और इन बच्चों को हम जगह ले जाते हैं जहाँ जहाँ मौका मिलता है जी। विधानसभा भी दिखाई है उनको जी। तो ये सारे काम भी, काफी हौसला भी बढ़ता है। और वो बच्चा एक कूप मंडूक बन के नहीं रहता है, वो पूरे कुएं को दुनिया नहीं समझता। जब कुएं से बाहर निकलता है तब उसको लगता है कि हाँ दुनिया और भी है। और जो मतलब वो फैक्ट्री में और काम कर रहा था, और जब वो समाज की मुख्य धारा में आने के लिए जब काम करता है तो उसको खुद को अंदर से भी एक प्रेरणा मिलती है। और जब वो इस तरीके से, जैसा आप बता रहे हैं कि प्रयास करते हैं आप, जब राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च पद पे जो आसीन है उनसे मिलते हैं तो और मोटिवेशन मिलता है, एक हौसला मिलता है। लेकिन सर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाना है। बच्चे जो है वो कल का भविष्य है। अगर बच्चों की नींव हालांकि मजबूत करी जा रही है, बहुत अच्छे से सरकार काम कर रही है, लेकिन ये कुछ छोटी मोटी जो चीजें हो रही है बाल श्रम का, अगर इनको रोक दिया जाए तो 2047 का जो भारत है उसकी जो तस्वीर जो हम सबके समक्ष नजर आने वाली, वो किस तरीके से देखते हैं हम? अगर बच्चों पे ध्यान दिया जाए जी। देखिए, मैं ये भी आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि चूंकि बच्चों पे प्रायोरिटी पे उतना नहीं है जी, क्योंकि बच्चे तो वोट नहीं देते हैं बिल्कुल, और बच्चों के पास खर्च करने की कैपेसिटी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हम परिवार के लोग भी, जो संपन्न परिवार के हैं, वो भी मैंने एक देखा, हम एक बच्चों की मैगजीन भी निकालते हैं, बच्चों का देश 99 से निकाल रहे हैं, 25 साल हो गए उसको जी। तो एक बच्चा किताब खरीदना चाह रहा है, लेकिन चूंकि उसके पास पैसे नहीं है, पिताजी को उनको बोल रहा है कि मेरे को एक किताब खरीदनी है, लेकिन उनका ध्यान उस किताब पे नहीं है, उसको नहीं दिलाई बच्चों को। और उस बच्चे को कैंटीन खाने की दुकान में ले गए, वहाँ बच्चों को खिला रहे हैं कि तुम ये खा लो, ये खा लो।
तो मैं सोचा था कि बच्चों को अच्छा होता कि वो बच्चों को 100 रुपया देते कि ये तुमको खर्च करना है जी। और वो देखते बच्चे किस चीज में खर्च कर रहे हैं, उसको स्टडी करते। तो हम पेरेंट्स को भी हम ये मान लेते हैं कि हम बड़े हैं और हम बच्चों को हमारे अनुसार चलाएं, हम ही बच्चों को ये बोलें कि तुमको ये करना है वो करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको बच्चों को कुछ छूट देनी चाहिए जी। और देखना चाहिए कि ये बच्चा क्या चाह रहा है जी। क्या खरीदना चाह रहा है, तो वो और ज्यादा अच्छा होगा। ये एक मैं वैसे ही आपको बताया जी जी कि हमको बच्चों बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों को डांटते रहें या हम जबरदस्ती जो नहीं सीखना चाहता है उस लाइन में जबरदस्ती उसको ले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बताया। बच्चों का जो मन है वो खुला मन होता है और जो एकदम कोरा कागज की तरह होता है, जो लिखेंगे वो सदियों तक रहेगा। आपने बिल्कुल आज प्रोग्राम में आप बता रहे हो और इतनी सरलता और सहजता के साथ में आपने अपने विचार और अनुभव साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आज के जो बच्चे हैं वो कल का भविष्य है। इनके भविष्य को संवारना सिर्फ केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। सर एक बार मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अगला साल हमने ये लिया है कि हम पूरे राजस्थान में बाल श्रम को खत्म करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए हम पूरा कोशिश करेंगे और हम राजस्थान के हर जिले में जाएंगे। साथ साथ में कुपोषण पे भी और बाल विवाह पे भी हम काम करेंगे जी। और हमने अपना जीवन बच्चों को समर्पित कर दिया है जी। और हम चाहते हैं कि पूरे राजस्थान के सभी जनता हमको इसमें सहयोग करे और हम ये साल बहुत बड़े रूप में करना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत ही शानदार पहले। आप चाहते हैं कि राजस्थान में काम करें, लेकिन हम चाहते हैं आप राजस्थान में तो काम करें, लेकिन राजस्थान के बाहर भी जो आसपास के जो राज्य हैं जहां पे हम राजस्थान को एक उदाहरण बनाना चाहते हैं कि हम राजस्थान में ये काम करें और इसमें हम दूसरे राज्य भी मोटिवेट सभी का सहयोग चाहेंगे जी। और मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है, तो हम चाहेंगे कि इसमें हम पूरी योजना लेके आएंगे जी 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 और इस साल हम ये काम करें। जी, हमारी हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपका जो आपने ये जो संकल्प लिया, उस संकल्प में जल्दी से जल्दी आप सफल हो। आज आप इस प्रोग्राम में पधारे और इतनी सरलता के साथ और सहजता के साथ आपने अपने विचार साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी सर। डीडी न्यूज राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।